बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में मेरे नोट्स में से एक क्वेश्चन से रेलिवेंट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया था। आई होप के सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की ना सिर्फ अब वो लोग जरा स्टेटमेंट पढ़ें अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट को पढ़ो कि क्या कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। आप लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन? अच्छा, अब देखें, आप लोगों को ना ऐसी बहुत सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं। इवन कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ना आप लोगों को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं। आपके एग्जाम में ऐसी कोई बात आ सकती है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस सिचुएशन को ना अपने ऊपर डाल लिया करो, तो आपके लिए ना सोल्यूशन फाइंड करना बड़ा इजी सा हो जाता है। मतलब कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। अब आप देखो कि यहाँ पर उसने कहा गया जैसे रेंट a कार का बिजनेस होता है, तो वहां से ना हम लोगों ने एक कार रेंट पर ली। अब उसके साथ वैसे हम लोग कहें ना कि भाई पर डे के हिसाब से आप कितने पैसे लेंगे, तो आपसे कह सकते हैं पर डे के हिसाब से 5,000 लूंगा, 6,000, ये जो भी रेट होगा वो आपसे कह सकते हैं, या पर आवर के हिसाब से भी वो जा सकता है। वो उनकी अपनी कंडीशन होती है कि उन्होंने किस तरह से रेंट चार्ज करना है। लेकिन गाड़ियों में ना एक तो टाइम तो है ही, लेकिन साथ में ना उसकी माइलेज वगैरह भी देखी जाती है कि भाई आप गाड़ी को कितना दूर लेकर जाते हैं, कहाँ पर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर जो सिस्टम था वो ये था कि भाई अगर आप जाते हैं 60 किलोमीटर तक, अब जैसे ही गाड़ी वो रेंट पर देने लगते हैं ना, तो मीटर की रीडिंग फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेट हो जाती है, वो लिखा हुआ है, उन्होंने अपने पास नोट कर ली है। जब वापसी आएंगे दोबारा से मीटर की रीडिंग देख लेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि आपने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। एम आई राइट? अच्छा, उस चीज का हमें आइडिया हो गया। क्वेश्चन में उसने बता दिया कि हम लोगों ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया है, 450 किलोमीटर्स का। हम लोगों ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, ये बात क्लियर सब बच्चों को? अच्छा, अब बारी आई उसको पैसे देने की। तो अब हमने उसको पैसे देने हैं, तो उसने हमसे कहा था कि भाई फर्स्ट 60 किलोमीटर्स तक अगर आप लोग आते हो तो मैं आपसे चार्ज करूंगा 8 रुपीज पर किलोमीटर। फिर अगर स्टेटमेंट को गौर से देखो ना, तो उसने कहा 60 से नेक्स्ट 60 किलोमीटर्स। मतलब अगर आप लोग सपोज 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आ जाते, फर्स्ट 60 के लिए रेट लगता 8 रुपीज, और नेक्स्ट 30 के लिए रेट लगता 6 रुपीज। कहते हैं नेक्स्ट 60 किलोमीटर के लिए जो हम लोग रेट चार्ज करेंगे वो करेंगे 6 रुपीज पर किलोमीटर। और उससे फर्दर जितना भी आपका डिस्टेंस हो, अब चाहे जो मर्जी आपका डिस्टेंस हो, लेकिन देखो फर्स्ट 60 के लिए 8 रुपीज, नेक्स्ट 60 के लिए तो 120 किलोमीटर तो यहां पे हो गए ना। 120 किलोमीटर से जितना भी ज्यादा आप लोग डिस्टेंस कवर करते हो, उस पर जो हम लोगों ने रेट चार्ज करना है वो है हमारे पास 4 रुपीज। अब आपने टोटल कितना डिस्टेंस चार्ज कवर किया, 450। अब आप लोग बताओ कि उसको टोटल अमाउंट पे कितनी करूं। उसको टोटल अमाउंट मतलब रेंट आ कार था, तो उस कार का रेंट अब उसको कितना पे करूं अगर मैंने 450 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हो तो। या आप यूं समझ लें, आप खुद बिजनेसमैन हैं, आपने ही रेंट कार एक अपने कस्टमर को गाड़ी दी, अब वो वापसी आ गया 450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद, अब आप उससे चार्ज कितना करोगे? हाँ जी, तो कितने रुपीस चार्ज करोगे आप उससे? जी, कोई और? शाबाश, जरा ट्राई कर लो, कोई बात नहीं, मैक्सिमम गलत हो जाएगा, होने दो। मैंने कौन सा भी पे करनी है आपको, 27, या मैंने कौन से आपसे इतनी अमाउंट ले लेनी है कि थोड़े बताइए ना, सर ज्यादा ले लें हमसे। तुक्के मतलब जरा लॉजिकल तुक्के मारो। 2700। अच्छा, कोई और? ओके, कोई और? देखो भाई, ये दूसरों की सुनी सुनाई बातों में नहीं यकीन करना कि उसने ये कहा है तो मैं उसकी कैलकुलेशन देखूं उसने कैसे फाइंड किया। नहीं, आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक चलते रहो। अच्छा, कुछ और गर्ल्स में से, लेडीज? हाँ जी।
अब जब आप लोग इसकी कैलकुलेशन करने लगोगे तो आप लोग देखो, तो भाई हमारा जो टोटल डिस्टेंस था 450 किलोमीटर का था। आपने इसको कैलकुलेट, ऐसा नहीं है कि 450 मल्टीप्लाइड बाय 4, हमने ऐसी तो कोई बात की ही नहीं है क्या मुझे 450 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1800 बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट 60 किलोमीटर हम रेट चार्ज करेंगे, तो 16 into 8। ओके, अब ऐसा नहीं है कि पूरे 60 किलोमीटर के लिए 8 रुपए चार्ज करने हैं, ऐसा नहीं है। 8 रुपीज पर किलोमीटर था, ऐसा ही है ना। तो टोटल 60 किलोमीटर, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 8, क्या सिर्फ इतनी अमाउंट चार्ज करेंगे? नहीं, तो इसमें ऐड करेंगे हम लोग नेक्स्ट 60 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 6। ओके, कितने किलोमीटर कवर कर लिया? 120 हो गया है। प्लस करेंगे, अब था टोटल कितना, अब देखना है कि फर्दर कितना डिस्टेंस है। अब देखियो, टोटल 450 था, उसमें से 120 के लिए तो चार्जेस ले चुके हैं ना, बाकी कितना बच गया? 330। ये 330 की समझ आ गई है? 450 टोटल, उसमें से 60 ये चार्ज कर दिए, 60 ये चार्ज कर दिए, बाकी 330, टोटल 450 हो गया। ये 330 किलोमीटर चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 4। ऑलराइट, तो टोटल कितना बन जाएगा? ये है इसका। ऑलराइट, अब जो बच्चे थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहे थे, क्या उन सबको समझ आ गई है कि आपने इस तरह से ये कैलकुलेशंस करनी थी? अब नेक्स्ट टाइम तो ऐसी मिस्टेक नहीं होने वाली ना। तो फर्स्ट टाइम में हो जाए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। कोई बात नहीं, सीख रहे हो अभी, सीखते रहो। और मिस्टेक आप नहीं करोगे तो क्या मैं करूंगा? कौन करेगा? हाँ, हम में मैं शामिल नहीं हूं। हाँ जी, शाबाश, गुड, 2160 आ रहा है। अच्छा, अब ये हमारा आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट सुनो, उसने क्या कहा, देखें। उसने क्या कहा, नेक्स्ट बात सुने, कहता है इफ द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट, मतलब ये अमाउंट पे करने के बाद जो आपकी पॉकेट में वो बाकी अमाउंट बच गई, वो कितनी है? ओवर विद मिस्टर राशिद इज 1/4 ऑफ व्हाट ही, उसने पे कितना किया? 2160 का मल्टीप्लाइड बाय 1/4, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके पास बाकी अमाउंट क्या बच गई? ये वो अमाउंट है जो उसके पास बाकी बच गई। क्या अगर हमसे पूछता है कि उसके पास बताओ बाकी क्या अमाउंट बची, तो हम क्या कहते हैं? 540 रुपए। क्लियर? क्लियर? अच्छा, फिर अब उसने ये भी नहीं पूछा। उसने क्या पूछा हमसे? कहते हैं द चार्ज ऑफ द हार्ड कॉर्ड 450 किलोमीटर, हाउ मच मनी डिड ही हैव इनिशियली विद हिम, तो एट द स्टार्ट, उसके बाद टोटल अमाउंट थी कितनी? देखो, 540 रुपए उसकी पॉकेट में अभी मौजूद है। 2160 उसने रेंटा कार के लिए पे कर दी है, तो उसके पास टोटल अमाउंट कितनी मौजूद थी इनिशियली? ये इसका आंसर है, 2700। हाँ जी, क्लियर सब बच्चों को? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? चल, गुड। आपको नहीं लगता सॉल्व कर लेना चाहिए था ये क्वेश्चन? अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं फाइंड द नंबर सच दैट ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, ट्वाइस से मुराद होता है मल्टीप्लाइड बाय 2, थ्राइस से मुराद होता है मल्टीप्लाइड बाय 3, लेकिन ट्वाइस, टू को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? स्क्वायर ऑफ द नंबर के साथ। क्या आपको वो नंबर पता है? तो हम क्या करें उस नंबर को, तो उसका स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर का, ये क्या है, ये बात समझ आ गई? 2x स्क्वायर ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, इट्स से मुराद उस नंबर का स्क्वायर, और वो नंबर क्या है? हमने x सपोज कर लिया। x के स्क्वायर का ट्वाइस, कहता है इज,
11 मोर देन, ये वाला जो नंबर जो भी आएगा ये 11 ज्यादा है किससे? कहते हैं 21 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर कौन सा है? 21 टाइम्स। कैसे लिखे इसको? 21x। कहते हैं इन दो नंबर्स को जब मैं कंपेयर करता हूं ना, तो ये जो है ना 2x², ये 11 ज्यादा हो जाता है। तो क्या दोनों इक्वल हैं? अब अगर मैंने इनको इक्वल करना हो तो मैं क्या करूं? 21x में शाबाश प्लस कर दो, जितना ये ज्यादा है दोनों इक्वल हो जाएंगे। या 2x² में से लेस कर देते 11, फिर इक्वल आ जाता 21x के। देखो ना, ये +11 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। तो मतलब दो ऑप्शन थे, या तो ग्रेटर में से वो माइनस कर दो तो वो स्मॉलर के इक्वल आ जाए, या स्मॉलर में ऐड कर दो तो वो ग्रेटर के इक्वल चला जाए। बात समझ आ गई? ऐसा नहीं लग रहा जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का मेथड देख लिया। अब देखो इसको रीअरेंज करेंगे। 2x² माइनस 21x माइनस इज इक्वल टू, कैलकुलेटर को बताएं, तो आपके पास बोथ ही एंड बी। अच्छा अब अगर, अच्छा ये आंसर आ गया सब बच्चों का? कैलकुलेटर पे चेक कर लिया सब बच्चों ने? अच्छा अब देखें, क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं था कि वो नंबर पॉजिटिव नंबर हो, वो नंबर नेगेटिव नंबर हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मेरे पास एक पॉजिटिव आंसर एक नेगेटिव, बोथ का ऑप्शन मौजूद था, मैंने बोथ को टिक कर दिया, क्योंकि उसने कहा नहीं था ना कि कौन सा नंबर। इवन के -1/2 भी एक नंबर ही है। ऑलराइट। अच्छा अब अगर यहां पे वो कह देता फाइंड द पॉजिटिव नंबर, और आगे सारी स्टेटमेंट सेम सेम होती, तो मैं बोथ को ना टिक करता, मैं सिर्फ 11 को टिक करता। कह देता फाइंड अ नेगेटिव नंबर, तो मैं सिर्फ ऑप्शन ए को जाके टिक कर देता। क्लियर? जब ऐसी कोई बात नहीं की तो बोथ को जाके टिक कर दिया। एनी इशू? चले अब आ जाए, हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ टेस्ट चैप्टर 2। काफी हद तक कोशिश करेंगे कि ये काफी सारे क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर में ही कवर हो जाएं, और आप लोगों के काफी सारे प्रॉब्लम्स भी इधर क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तैयार हैं? चलें सुने। If the solution of a quadratic equation has two values, इन values को ना रूट्स भी कहा जाता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कभी कभी वो इनके लिए रूट्स का वर्ड यूज कर लेता है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है ना, जो एक्स की वैल्यूज आती हैं वो उसके रूट्स बन जाती हैं। कहते हैं हैज टू वैल्यूज, कौन कौन सी? 0 एंड 4। तो कहते हैं इक्वेशन कौन सी होंगी? अच्छा देखो, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते रहे कि अगर हमें इक्वेशन बताओगे तो हम आपको रूट्स बताएंगे, मतलब हम आपको वैल्यूज बताएंगे। उसने कहा ये लो ये वैल्यूज हैं, बताओ कौन सी इक्वेशन की हैं। तो जाओ अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जाके सॉल्व करो, और जिसकी वैल्यूज 0 एंड 4 आ जाएं वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, मतलब उसने ना एक ऑल्टरनेटिव मेथड, एक रिवर्स क्वेश्चन जाके आप लोगों से कर लिया। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व भी रिवर्स मेथड से करना था। अब ऐसा कोई मेथड नहीं है कि मैं कहूंगा ये लो 0 एंड 4 और देखो सोल्यूशन बनते बनते और देखो ये इक्वेशन आ गई है। तो ऐसा कोई मेथड नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है, ऑप्शन में से उठाना है और देखना है जिसके सोल्यूशन हमारे पास 0 एंड 4 आ रहा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सिंपली जाओ अपने कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लो। ये देखो 5 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 पर गए, यहां पर x² का कोफिशिएंट x है नहीं हमारे पास, और कांस्टेंट ये हमने पुट किया, आंसर देखे क्या आ रहा है। तो भाई यहीं से ही पता चल गया कि इसको बाय बाय बोल दो, क्योंकि 2 तो नहीं है ना मेरे पास। मुझे क्या चाहिए? 0 एंड 4, जबकि ये क्या बता रहा था 2 एंड -2, तो ये मेरा आंसर नहीं है। फिर हम लोग जाएंगे सेकंड वाली। हाँ जी, इस पर क्या लिखें? 1 0 एंड, अच्छा जैसे ही इसको चेक किया 4, और ये आयोटा की फॉर्म, मैंने वैल्यूज ठीक लिखी नहीं। हाँ ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो नेगेटिव का अंडर रूट जब लेते हैं तो वो हमारे पास आयोटा की फॉर्म में आ रहा है, तो ऐसा भी सोल्यूशन नहीं था, इसको भी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। ओके,
ओके। अच्छा नेक्स्ट वन इज, अब जैसे ही हम लोग यहां पे गए 16 को जाके लिखना है हम लोगों ने, तो आंसर चेक करो क्या मिला। अच्छा थोड़ा सा पता चला यार 4 मिल गया, हमें 4 चाहिए था, लेकिन जैसे ही दूसरी वैल्यू चेक की उसने कहा -4, हमने कहा चलो तुम भी जाओ। ऑल राइट, जब 3 गलत हो गए तो फोर्थ वन इज करेक्ट। अब फोर्थ वन को जाके चेक करो, ये देखो इस तरह से इसका आंसर आएगा 1 जी, -4 एंड 0 एंड क्या 4 एंड वाओ, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके हो गई बात, किसी को एतराज? अच्छा फिर आप इसको कुछ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, ऑल्टरनेटिव मेथड, कि भाई सपोज आप कैलकुलेटर पे नहीं जाते तो रहने दें, क्यों कैलकुलेटर को डिस्टर्ब करना है। आप लोग देखें कौन कौन सी वैल्यूज हैं, तो मतलब मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो 0 एंड 4 दोनों से सेटिस्फाई होती हो, कि अगर मैं जाके x की जगह पे 0 पुट करूं तब भी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल, और अगर जाके 4 पुट करूं तब भी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल। ऐसा ही है ना, तो आज 0 पुट करके देख लेते हैं। अब जैसे ही मैं इधर एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 का स्क्वायर लूंगा तो लेफ्ट साइड का आंसर क्या बनेगा मेरे पास, जबकि राइट हैंड साइड क्या है। तो जब 0 ही इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या मुझे 4 को चेक करने की जरूरत है? नहीं, कैंसिल कर दो इसको। अगले ऑप्शन में गए, एक्स की जगह पे 0 पुट करूं, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 16, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या बनेगा, जबकि राइट हैंड साइड पे क्या है, तो क्या इक्वल है, तो बस कैंसिल कर दो, दूसरी वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब पहली एग्री नहीं है। भाई जब अब्बू ही एग्री नहीं है तो अम्मी को मनाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, जब अब्बू की तरफ से इनकार हो गया तो मतलब बस इनकार है फिर, राइट। हाँ अब्बू हामी भर दें तो अम्मी से पूछ लो जाकर। क्लियर। अब यहां पे देखो 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, जबकि राइट हैंड साइड पे तो क्या इक्वल हैं, तो भाई इसने भी इधर भी कैंसिल हो गए। और जब इधर गए 0 का स्क्वायर 0 -4 इंटू 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गई। अब उन्हें हामी भर दी कि फुप्पो की तरफ चले जाओ। ओके, ऊपर वो खाला मामू लोग थे जिनके लिए इनकार किया जा रहा था। जब इधर गए तो अब अम्मी से पूछना था, 4 को बुला लिया। तो देखो 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इज इक्वल टू, अब अम्मी को तरस आ गया, उन्होंने कहा कहीं बेटा कुमारा ही ना मर जाए। उन्होंने कहा चल इट्स ओके, करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डन। कोई एतराज? मतलब आपको भी कोई एतराज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2.2। अब ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर के इज अ कांस्टेंट। अच्छा ये चीजें कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमने की थी, इक्वेशन में कोई मिसिंग वैल्यू आ जाती थी तो हम लोग जाके फाइंड कर लेते थे, स्लोप हमारी हेल्प कर रहा होता था वहां पर। अब यहां पे क्या कहता है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें के जो है ना ये कांस्टेंट नंबर है, और आपने ये कांस्टेंट नंबर हमें बताना है। कहते हैं के इज अ कांस्टेंट इज सेटिस्फाइड बाय, और अगर एक्स की वैल्यू 2 हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो बताओ के की वैल्यू क्या है, तो भाई जब एक्स की वैल्यू बता दिए तो जाके एक्स की वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ये देखो एक्स की वैल्यू पुट करूंगा 2, तो इसे क्या लिखूं, ये देखो 2 का प्लस। अच्छा अब यहां पे जरा गौर से देखना, बात सुनो बात सुनो, के है मेरी मिसिंग वैल्यू और एक्स की वैल्यू है 2, तो जब कैलकुलेटर को बताऊंगा उसे के 2 नहीं बता सकता, उसे के 2 पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कांस्टेंट पहले लिखा जाता है, वेरिएबल बाद में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 मैंने लिखा ना ये बेसिकली मैंने एक्स की वैल्यू लिखी है। ओके, और इसके बाद मिसिंग वैल्यू कैलकुलेटर को हमेशा, तो आपने यहां पर ये नहीं समझ लेना जैसे मैंने के को 2 लिखा हो और एक्स की जगह एक्स आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक्स की जगह पे 2 आया है और के मिसिंग वैल्यू के तौर पर कैलकुलेटर को एक्स बता दिया। ओके, फिर -18 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो 0, तो आपके पास आंसर आ रहा है 7। किसी को एतराज? क्लियर है।
अच्छा मसला ये आ रहा है कि 7 तो है, लेकिन ये क्या -7 हो सकता है? क्योंकि ये एक किस्म की मेरे पास है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो k को 7 पुट करूं तब भी 2 आंसर है, और -7 पुट करूं तब भी 2 है, या डिफरेंट डिफरेंट है? तो इसके लिए आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाकर। वैसे सोल्यूशन तो हमें मिल जाता है, ये देखो। अगर यहाँ पे देखो 1, अब आपको k की वैल्यू मिल गई, क्या भला 7, अगर 7 पुट करें और साथ में -18 आ जाए, तो देखो वैल्यू क्या मिल रही है, तो एड, लाइक 2 तो है ना, उसे हमें सिर्फ एक वैल्यू बताई थी, बात सही है, 7 से 2 आ रहा है। चलो -7 से भी चेक कर लेते हैं कि अगर मैं इसको -7 पुट कर दूं तो -18 एड क्या 2 है, तो +-7 ना लिख देना। क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिर्फ 7। ये ऑप्शन था हमारा। किसी का एतराज? क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2.3 देखें। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है, आपको सोल्यूशन मिल जाना है। अब देखो कहता है x+5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो लाजिम बात है मैंने x की वैल्यू जाकर बतानी है। 1 और 9, -1 और -9, -1 और 9, एंड 1 एंड -9। अब इनमें से कोई सी एक वैल्यू हमारे पास होगी। ये ना आपके पास बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन आपने ना इसको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए इसके ऊपर वो फार्मूला भी अप्लाई हो जाएगा, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और राइट, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं समझ आती, कोई बात नहीं है भाई, खैर है। नहीं समझ आती तो क्या करना है, अगर एक साइड पे स्क्वायर रूट मौजूद हो तो इसको खत्म करने के लिए क्या करें, इसका एक साइड पे अगर स्क्वायर मौजूद हो तो उसको खत्म करने के लिए क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें। तो दूसरी साइड पर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशंस है। तो जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड पे करते हो वही राइट हैंड साइड पे भी आपको करना है, ताकि इक्वेशन इक्वल रहे। और राइट, अब अगर यहां पर देखो तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर खत्म, क्या बच जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 नहीं होता, +-4। ओके हो गए बात, ये क्लियर है? अच्छा, अब ये बेसिकली आपके पास दो इक्वेशन बनी है। पहली इक्वेशन क्या बनी, x+5 इज इक्वल टू, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू फाइंड करो। तो ये +5 दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा। और ये +5 दूसरी साइड पे -5 बनेगा और आंसर मिलेगा। एंड द करेक्ट आंसर इज, वाह क्या बात है, होगी बात क्लियर? किसी को डाउट? अच्छा, तीसरा मेथड सुनो, कि अगर ये भी ना आता हो तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना ना, ये छोड़ देना है क्वेश्चन। अब अगर यहां पर देखो तो राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू मिल रही है, मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए कि यहां पे अगर पुट करूं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी, अच्छा देखो, पहली वैल्यू क्या मिली आपको यहां से, फर्स्ट पॉइंट की पहली वैल्यू ऑप्शन ए की क्या मिली। अच्छा अब देखो 1+5 इज इक्वल टू, और 6 का स्क्वायर, तो मतलब 1 तो नहीं हो सकता। बात क्लियर हुई? तो 1 को कहो बाय बाय, और जहां पर 1 मौजूद हो उसको भी कहो बाय बाय। बात क्लियर? किसी को डाउट? अब ऑप्शन रह गए बी एंड सी। तो अगर बी एंड सी में गौर करो तो -1 आपको कॉमन नजर आ गया, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हर हाल में होगा। चाहे बी टिक करूं तब भी -1 तो आ रहा है, और सी टिक करूं तब भी -1 तो आ रहा है, तो -1 है। अब ये चेक करना है कि -9 या 9। अच्छा, जब आपने चेक, अब प्लस माइनस में आ गए ना, तो जब चेकिंग करनी हो तो आप लोग ना पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं, क्या -9 ना चेक करें, आप +9 चेक कर लें। तो जैसे ही मैंने 9+5 इज इक्वल टू 14, 14 का स्क्वायर, तो क्या 16 तो नहीं हो सकता। तो यहां से मैंने 9 को बाय बाय बोला, तो ऑप्शन बी को गले लगा लो, करेक्ट आंसर है। -9+5 इज इक्वल टू -4, -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। क्लियर? ये एक और मेथड था हमारे पास। हो जाएंगे क्वेश्चन? अच्छा,
बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास 2.4 को अभी रहने दो, ये कल तक आपको समझा दूंगा। अभी जरा सिंपल से क्वेश्चन कर लो, अभी अपनी जरा बेस बना लो जरा अच्छे तरीके से, एक कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर कि इक्वेशन को सॉल्व इस तरह से करना है। फिर मैं 2.4 आपको समझाऊंगा, कल आते साथ समझाऊंगा। जरा टाइम होगा ना हमारे पास तो इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम हम लोग लगा सकेंगे, याद दिलाना है आपने मुझे। अच्छा, नेक्स्ट सुने, कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन हैव, जब क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात आती है ना तो उसने कहा कैन हैव ओनली वन एक्स इंटरसेप्ट। आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? वेयर वाई इज इक्वल टू, नहीं दूसरा क्या था, एक ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस को टच करे, उसी को हमने नहीं कहा था कि ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है उसको एक्स इंटरसेप्ट, और जो वाई एक्सिस पे लाई करता है उसको वाई इंटरसेप्ट, ऐसे ही है ना। तो बेसिकली वो कह रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यूज हैं, क्या वो सिर्फ एक होती है? तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक होती है? नहीं, कहते हैं दो होती हैं। हाँ बात सही है। कहते हैं नो एक्स इंटरसेप्ट, बात ये भी सही है। तो यहां पर आ जाएगा ऑल ऑप्शंस आर पॉसिबल। अब क्वेश्चन ये आता है कैसे, अब इसके लिए बनाए जाते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ। जो हमारे पास ग्राफ बनता है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन का, अगर मैं एक सिंपल से ग्राफ की बात करूं तो वो देखो कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो दो शेप में मौजूद होता है। एक हमारे पास होती है यू शेप, मतलब जिस तरह ये हम लोग यू लिखते हैं, या आपको यू नजर आ रहा है ना, या तो बनेगा इस तरह से यू शेप, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है इनवर्टेड यू शेप, इसको बेल शेप भी कहते हैं, घंटी की तरह, बेल शेप या इनवर्टेड यू शेप, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में बनता है और इसको कहा जाता है पैराबोला। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला है। वो या तो यू शेप में आएगा या इनवर्टेड यू शेप में आएगा। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? शाबाश, ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास ग्राफ है वो यू शेप है या इनवर्टेड यू शेप है, मतलब ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही देखते पता चल जाता है कि मेरे पास जो ग्राफ बनने वाला है वो यू शेप में आने वाला है या इनवर्टेड यू शेप में। तो उसका पता कहां से चलता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, मतलब ए की वैल्यू से पता चलता है, ए की वैल्यू से पता चलता है कि ग्राफ यू शेप है या इनवर्टेड यू शेप है। अगर ए की वैल्यू है पॉजिटिव तो यू शेप, और अगर ए की वैल्यू है नेगेटिव तो इन्वर्टेड यू। गॉट इट? मुझे बी और सी की वैल्यू से कोई गर्ज नहीं है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमने देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव तो यू शेप ग्राफ बनेगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ नेगेटिव तो इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ बनेगा। किसी को एतराज? सबको क्लियर? अच्छा, ये जो यू शेप या इन्वर्टेड यू शेप बनता है, ये इन पूरे क्वाड्रेंट्स में से या पूरे कार्टेशियन प्लेन में कहीं पे भी बन सकता है। ये आधा पॉजिटिव साइड पे आधा नेगेटिव साइड पे, और हो सकता है ये पॉजिटिव ने एक ही साइड पे आ जाए, सारा पॉजिटिव साइड पे हो, सारे का सारा नेगेटिव साइड पे हो, ये इस तरह से बन सकता है। सपोज मैं आप लोगों को कुछ वैसे जरा एग्जांपल्स के तौर पे बताता हूं कि बेसिकली ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में भी बन सकता है। अब आप लोग देखो चारों क्वाड्रेंट्स में से गुजर रहा है,
हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। हमें इस बात से भी कोई गर्ज नहीं है कि ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें इस बात से भी कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है। भाई यही वजह है कि एक्स की आपको दो वैल्यूज मिलती हैं। तो आप लोग देखें क्या एक्स के दो इंटरसेप्ट नहीं मिल गए आप लोगों को? एम आई राइट? तो आपको एक्स के दो इंटरसेप्ट मिल सकते हैं। इस सिचुएशन में अगर देखें तो एक एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव मिलेगा और दूसरा, तो आपके पास आंसर आता नहीं था कि कभी एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव होती थी और दूसरी, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता था। बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरी सिचुएशन, ये बातें अभी आपको वैसे ही समझ आ जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है ये। अच्छा, दूसरी सिचुएशन देखिए कि जब आप ग्राफ बनाने लगे तो आपका जो ग्राफ बनाना वो इसी साइड पे ही आ गया। ये यू शेप भी हो सकता है, इन्वर्टेड यू शेप भी हो सकता है। ये इस साइड पे आ गया। अब देखो अभी भी तो एक्स की दो वैल्यूज ही हैं आपके पास, लेकिन दोनों की दोनों, तो क्या आपने ऐसी इक्वेशन सॉल्व की नहीं है जिसमें एक्स की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी? उसमें बेसिकली ग्राफ इस तरह का बना हुआ होता है कि वो ना सिर्फ एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इस तरह का ग्राफ आपके पास बन जाएगा। ये ग्राफ आपके पास इस साइड पे भी बन सकता है। ये देखें, अभी भी आपको एक्स की दो वैल्यूज मिल गई, लेकिन दोनों की दोनों पॉसिबल हैं। मोस्टली केसेस में, मतलब 90% का मैं अक्सर वर्ड यूज करता हूं, 90% केसेस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ना, वो आपके पास दो रूट्स होते हैं, मतलब दो वैल्यूज एक्स की आती हैं कि उसने एक्स एक्सिस को दो जगहों पे जाके इंटरसेक्ट करना है, तो एक्स की दो वैल्यूज आपके पास आएंगी। लेकिन ये हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको इसी तरह का सोल्यूशन मिले, ये जरूरी नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह से बनता है कि होता यू शेप या इन्वर्टेड यू शेप ही है, लेकिन वो बनेगा कुछ इस तरह। अब देखो है तो यू शेप ही, लेकिन आपके एक्स एक्सिस को ना सिर्फ टच करता हुआ ऊपर चला गया, एक्स एक्सिस को टच करते हुए ऊपर चला गया। अब क्या एक्स एक्सिस को उसने दो जगहों पे इंटरसेक्ट किया? नहीं, अब एक जगह पे किया। अब आपको सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जो एक्स रूट है वो सिर्फ एक वैल्यू होगी। गॉट इट? अच्छा, ये सपोज इन्वर्टेड यू शेप है, तो ये इस तरह से भी आपके पास हो सकता है, ये इस तरह से। अभी भी देखो एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे कि एक्स एक्सिस को टच करके वहीं से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, दो जगहों पे नहीं आके इंटरसेक्ट करता। बात क्लियर? बात क्लियर? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लोग ग्राफ बना रहे हों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो एक्स एक्सिस को मुंह ही ना लगाए और उसके ऊपर से ही गुजर जाए। अब देखो क्या एक्स एक्सिस पे कहीं पर उसने इंटरसेक्ट किया, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो एक्स की कोई वैल्यू भी आपको नहीं मिलेगी ऐसी सिचुएशन में, एक्स का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो एक्स की कोई भी रूट अवेलेबल नहीं होगा। तो ये तीन सिचुएशंस हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का एक इंटरसेप्ट हो सकता है, एक्स के दो इंटरसेप्ट हो सकते हैं, और कोई भी इंटरसेप्ट नहीं हो सकता। या रूट्स की बात कर सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या कोई रूट नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो तीनों ही सिचुएशंस पॉसिबल हैं। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अब समझ आ गया है कि मैंने ऑल पॉइंट्स और पॉसिबल क्यों लिखे हैं। क्या बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? किसी को एतराज? चलें, गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, बात सुनिएगा जरा। हमारे पास ना आपने कोऑर्डिनेट वो पढ़ा था, कॉस्ट बिहेवियर। तो आप लोगों को याद है आप उसमें कॉस्ट इक्वेशन की भी बात करते थे, और साथ में आप लोग उसमें प्रॉफिट फंक्शन की भी बात करते थे। याद आया? बेटा जो प्रॉफिट फंक्शन होता है ना, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा नेगेटिव,
उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा नेगेटिव, जबकि कॉस्ट फंक्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, कंफ्यूज हो गए कि ये क्या बात कर दी है। अच्छा, एज अ बिजनेसमैन आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, और कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज। शाबाश, गुड। अब जरा इधर देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ हैं दो तरह के, कौन कौन सा? और तो बेटा यू शेप आपने को बताता है मिनिमम वैल्यू के बारे में, क्या देखें ये, और आपको इन्वर्टेड यू शेप बताता है मैक्सिमम वैल्यू के बारे में। तो जो कॉस्ट का ग्राफ होता है वो हमारे पास बनता है यू शेप, ताकि हम लोग उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकें। और जो प्रॉफिट का हमारे पास ग्राफ होता है वो बनता है, बोल लिया करो यार, बोल लिया करो, क्या समझ नहीं आ रही? बेल शेप, इन्वर्टेड यू शेप। क्यों? ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो जब आपसे ये एमसीक्यूज में पूछ ले कि कॉस्ट के ग्राफ किस शेप में होगा, तो आप उसे क्या बताएंगे? हम कहेंगे उसको यू शेप। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि कॉस्ट इक्वेशन या कॉस्ट फंक्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप उसे पॉजिटिव बताओगे या नेगेटिव? तो आप देखोगे प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी, जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह से सॉल्व करें, तो आप लोग देखो ना, जो जहां पर उसने कॉस्ट का ग्राफ बनाया है ना, या फंक्शन आपको बताया है, तो उसने वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखा है। लेकिन जहां पर आपको प्रॉफिट का फंक्शन बताया है ना एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, वहां पर उसने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को नेगेटिव रखा है। ओके हो गई बात? ओके हो गई बात? अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट फंक्शन आया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ बनना था वो इन्वर्टेड यू शेप में जाके बनना। क्लियर? अब उससे क्या पूछ रहे हैं, कहता है व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ कंपनी सेल्स। तो आपसे बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया है, आपसे ना हो पाएगा। हो पाएगा कैसे? कैसे? एक्स की जगह पे 25 जाके पुट कर दो, आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो कैसे करेंगे हम लोग? हम लिखेंगे P इज इक्वल टू, ऐसे ही है, कैलकुलेटर में जब लिखने लगूंगा तो कैलकुलेटर पे क्या लिखूंगा कि P इज इक्वल टू, तो वो कहेगा तू खुद पी, कि इसको P से कोई गर्ज नहीं है। ये भाई लेफ्ट हैंड साइड पे इसको एज इट इज रहना, तो सिर्फ राइट हैंड साइड पे देखो माइनस 0.05। मुझे पता चल गया है कि टाइम के एंड हो गए हैं, चीजें गिरा के क्यों बता रहे हो मुझे? एक्स की जगह पे आ जाएगा का स्क्वायर प्लस 4 × माइनस, एंड द आंसर इज, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा आप लोगों को, है ना? थक गए होंगे आप लोग। चलें, शुक्र है नहीं थके। अच्छा, नेक्स्ट वाला अगर आप लोग देखें, फंक्शन बिल्कुल सेम सेम है, प्रॉफिट फंक्शन ही है, लेकिन बताना क्या है? तो अब क्या करना है हम लोगों ने? तो बेटा जब जैसे एक्स को 0 पुट करूंगा ये सारा 0, इधर एक्स को 0 पुट करूं ये भी 0, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि अगर आप किसी किस्म का कोई भी यूनिट सेल ना करो तो आपके पास प्रॉफिट है -30, एंड नेगेटिव प्रॉफिट इज नोन एज, बेसिकली 30 रुपीज का आपको लॉस हो जाना है अगर कोई भी यूनिट आपने सेल ना किया तो। मुश्किल क्वेश्चन है ना, आपकी पहुंच से बाहर था। चलें, शुक्र है। अच्छा, नेक्स्ट देखें 2.8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब ये भी ना बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना वो मोस्टली इसी तरह के होते हैं, 3 4 5 स्टेटमेंट दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है इनमें से ठीक कौन सी है, इनमें से गलत कौन सी है। फिर ये नहीं है कोई एक ठीक होगी या कोई एक गलत होगी, नहीं, वो पेयर्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। क्या हमने बताना होता है कि स्टेटमेंट नंबर 3 and 5 इज करेक्ट, या हमने बताना होता है 2 and 4 इज रॉन्ग, इस तरह की कोई ना कोई बात बतानी होती है। तो अब यहां पे क्या कहता है, इज और करेक्ट, मतलब एक भी ठीक हो सकती है, ऐसे ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं, तो आपने मुझे बताना है। तो यहां पर देखो 1 3 1 2 4, तो पढ़ते हैं जरा। कहते क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ और ऑलवेज यू शेप, यू शेप होती है, लेकिन
लेकिन इन्वर्टेड यू शेप भी तो है ना, तो इस ऑलवेज ने क्या कहा कि भाई ये गलत है। अच्छा ये फर्स्ट वाला गलत है तो ये भी गलत, और साथ में ये भी गलत, तो टू को चेक करने की जरूरत है। ऑप्शन में कहीं और टू है ही नहीं तो मैं चेक क्यों करूं। ये है जरा स्मार्ट वर्किंग। अब मैंने किसको देखना है, 3 और 4 को। अब 2 का देखना ना देखना दोनों बराबर है। सपोज वो कुछ भी हो, भाई मेरे पास ऑप्शन तो नहीं है ना उसका, जहां पे था उसके साथ 1 उसने उसको रिजेक्ट करवा दिया था। क्या ख्याल है। थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ कैन आइदर बी यू शेप और इन्वर्टेड यू शेप। कितनी प्यारी बात कही है ना उसने। हमने कहा भाई तूने दिल जीत लिया है और तू अकेला है, तो हमें फोर्थ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, और करो ना करो लेकिन क्वेश्चन का आंसर यही है। डन। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।